हेलो। स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल पर। तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट करते हुए। बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, अब ये चैप्टर आप लोगों के लिए नया तो हो जाता है बट ये काफ़ी ही इंटरेस्टिंग चैप्टर हो जाता है। कैसे कि देखिए, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट से पहले हम लोगों ने एक चैप्टर ख़त्म करा था, उसका नाम था कैश बुक। हम लोगों ने वो सीखा था कैश बुक बनाना, और उसमें भी हम लोगों ने एक चीज़ सीखी थी कि 2 कॉलम कैश बुक कैसे बनाई जाती है। 2 कॉलम कैश बुक में हमारा एक कैश का कॉलम होता था और एक बैंक का कॉलम होता था, और हम लोगों ने उसे बनाना सीखा था अपनी पिछले क्लासेस में। अब हमें जो बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट करनी है ना, उसमें हमें कैश बुक के बारे में पता होनी चाहिए। कैसे, देखिए हम लोग कैश बुक में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए हम लोग करते क्या थे। तो देखिए हम लोग कैश बुक में करते क्या थे। अगर मैं बात करूं, ये देखिए हमें यहाँ पे कैश बुक के 2 कॉलम कैश बुक के बेसिकली हमें केवल और केवल बैंक कॉलम चाहिए। हमें उसके कैश कॉलम की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें आ रहा है यहाँ पे सारा काम हमारे बैंक के कॉलम से ही होगा। देखिए, अगर हमारे कैश बुक का बैलेंस बढ़ता था तो हम लोग क्या करते थे, बैंक के कॉलम को डेबिट कर देते थे, है ना। अगर हमारा बैंक का बैलेंस बढ़ रहा है तो कैश बुक की डेबिट में बैंक कॉलम को बढ़ा देते थे, इंक्रीज कर देते थे। और अगर डिक्रीज होता था हमारा बैंक का बैलेंस तो हम लोग कैश बुक की क्रेडिट में उसे डिक्रीज कर देते थे। ऐसा होता था, और फिर पूरे महीने भर ऐसा करते थे, और फिर महीने के अंत में हम लोग इसका टोटल कर लेते थे कि हमारा बैंक का बैलेंस कितना बचा। ऐसा ही होता था। अब मेरे को एक बात बताइए, आपने अपनी कैश बुक प्रिपेयर करी और आपने सारी ट्रांजैक्शंस को लिखा कि आपके किस ट्रांजैक्शंस की वजह से बैंक का बैलेंस इंक्रीज हुआ, किस ट्रांजैक्शंस की वजह से आपके बैंक का बैलेंस डिक्रीज हुआ, और महीने के अंत में नेट बैलेंस आपने बता दिया कि इतना आना चाहिए। अब आपके जो बैंक हैं जिसमें आप अपना अकाउंट खुलवाए हैं, वो बैंक तो एक स्टेटमेंट बनाता होगा, प्रिपेयर करता होगा, उसे कहते हैं पासबुक, है ना। तो यानी कि आपके जो बैलेंस बच रहा है कैश बुक में, उतना ही बैलेंस आपके बैंक में बचना चाहिए, अकाउंट में बचना चाहिए, है ना। तो आपने बैंक की एक स्टेटमेंट मंगाई, पासबुक, है ना। आपने उसे मंगाई और आपने अपने कैश बुक में देखा कितना बैलेंस होना चाहिए, फिर आपने पासबुक को चेक करा। अब दोनों में आ गया डिफरेंस। आपके हिसाब से आपके कैश बुक में बैंक कॉलम में आपके हिसाब से 50,000 रुपये होने चाहिए थे, बट बैंक की जो स्टेटमेंट आई उसके हिसाब से आपके बैंक में 40,000 रुपये बचे। सबसे पहली बात ये देख के आप थोड़ा सा हैरान हो जाएंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। मेरे हिसाब से तो 50,000 होनी चाहिए, और बैंक कह रहा है कि बैंक की स्टेटमेंट कह रही है कि उसके हिसाब से 40,000 रुपये होने चाहिए। अब दोनों में डिफरेंस आ गया, आपका बैलेंस मैच नहीं हो रहा। अब आप क्या सीधा कंप्लेन कर देंगे, बैंक में जाके कंप्लेन कर देंगे? नहीं ना, ऐसा तो नहीं करेंगे। आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप अपने कैश बुक और पासबुक जो है ना, दोनों के ट्रांजैक्शंस को एनालाइज करेंगे कि कौन सी ट्रांजैक्शंस इसमें एक्स्ट्रा है या कौन सी ट्रांजैक्शंस नहीं है, आखिर वो कौन सा जो ट्रांजैक्शंस है वो इफेक्ट डाल रहा है हमारे बैलेंस में। सबसे पहला काम तो यही करना पड़ेगा, हमें एनालाइज करना पड़ेगा कि आखिर किस वजह से आपका बैलेंस मैच नहीं हो रहा। ठीक है, तो आपने मंगाई अपनी बैंक की स्टेटमेंट। अब बैंक की स्टेटमेंट को कहते हैं पासबुक। अब एक खास बात मैं आपको और बता देता हूं, देखिए आपके हिसाब से कैश बुक जब आप बनाते हैं तो आपका जब बैंक का बैलेंस बढ़ता है तो आप उसे करते हैं डेबिट। इट मीन्स कि अगर आपका बैंक का बैलेंस इंक्रीज होता है तो आप उसे करते हैं डेबिट, और अगर आपके बैंक का बैलेंस डिक्रीज होता है तो आप उसे करते हैं क्रेडिट, है ना। क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि बैंक जब आपके बैंक का बैलेंस बढ़ेगा, वो तो आपकी एसेट्स हो गई ना, आपकी एसेट्स हो गई कि आपके बैंक का बैलेंस बढ़ रहा है भाई, वो तो आपकी एसेट्स है। तो एसेट्स का रूल क्या कहता है, जब भी इंक्रीज होगी डेबिट होगी, तो हमने कर दी भाई डेबिट, ऐसे ही तो रूल है। और फिर जब भी डिक्रीज होगी कर दी क्रेडिट। बट जो बैंक करती है ना, वो इसका अपोजिट करती है। अगर आपके अकाउंट का बैलेंस बढ़ रहा है, आपके बैंक का बैलेंस बढ़ रहा है, आपके हिसाब से डेबिट होगा, बट बैंक उसे करती है क्रेडिट। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए आपके हिसाब से तो जो आपका बैंक बैलेंस है वो आपका एसेट्स है ना, बट बैंक वालों के लिए तो वो कर्जा है। क्यों? क्योंकि वो आपका पैसा है, बैंक का थोड़ी ना है ना। तो वो बैंक उसे कर देगी क्रेडिट, क्योंकि जब भी लायबिलिटी बढ़ती है तो वो होती है क्रेडिट। तो
इट मीन्स कि अगर आप लोग अपने कैश बुक में देखेंगे ना तो आपका डेबिट बैलेंस आएगा, और अगर आप पासबुक में देखेंगे तो वो क्रेडिट आएगा। सेम जब आपका बैलेंस घटता है, डिक्रीज होता है, तो आप तो कैश बुक में करते हैं क्रेडिट और बैंक उसे करता है डेबिट। ठीक है, अब अगर आप अपना बैलेंस चेक करेंगे ना तो आपके हिसाब से आपका बैलेंस डेबिट आना चाहिए, और पासबुक के हिसाब से, बैंक के हिसाब से आपका बैलेंस क्रेडिट में आएगा तो वो पॉजिटिव होगा, फेवरेबल होगा। ठीक है, इसको पॉजिटिव या फेवरेबल भी कह देते हैं। ठीक है, आपने चेक करा, आपको पता चला कि भाई आपके हिसाब से तो इतना आना चाहिए, बट बैंक की स्टेटमेंट के हिसाब से नहीं आ रही। अब आप उसे एनालाइज करेंगे। अब इसी एनालाइज को आप कैसे करेंगे, एक एग्जांपल से देखते हैं। ये देखिए कि आपने बैंक में डाला 1 लाख रुपए। ठीक है, अब डाला है बैंक में, यानी कि आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज हुआ है। इंक्रीज होता है तो आप कैश बुक में उसे डेबिट कर देंगे। ठीक है, और बैंक क्या करेगा, उसे भाई क्रेडिट कर देगा। क्रेडिट हो गया। ठीक है, और फिर आपने टोटल निकाला बैंक से 70,000 रुपये। 70,000 रुपये, इट मीन्स अब आपके, जब आप टोटलिंग करेंगे तो आपके बैंक में कितना बैलेंस रहना चाहिए। ये तो सिंपल सा मैथ्स है कि अगर आप 1 लाख रुपए डाले हैं और 70,000 रुपये निकाले हैं तो भाई 30,000 रुपये रहने चाहिए हमारा बैंक का बैलेंस। ठीक है, आपके हिसाब से ये हुआ। फिर आप मंगाते हैं बैंक की स्टेटमेंट, आप उसे चेक करते हैं तो 1 लाख रुपए जो आपने डेबिट में डाले थे अपने कैश बुक में, वो आपको पासबुक के क्रेडिट में मिलेंगे। ये देखिए 1 लाख रुपए, ये तो मैच है। ठीक है, फिर आप चेक करेंगे क्या कि आपने टोटल कितना आपका बैंक का बैलेंस डिक्रीज हुआ था। भाई 70,000 रुपये आपके हिसाब से, है ना। आपने तो क्रेडिट करा था, अब बैंक उसे डेबिट करता है, तो आपने डेबिट में देखा पासबुक की, भाई ये तो 80,000 रुपये दिखा रहा है। इसी ट्रांजैक्शंस की वजह से आपका बैलेंस देखिए इफेक्ट डाल रहा है 30,000 रुपये, और ये देखिए 20,000 रुपये, 10,000 का डिफरेंस आ रहा है ना। अब इसी 10,000 का जो डिफरेंस है आप इसे एनालाइज करेंगे। आप कैश बुक में होने वाली ट्रांजैक्शंस को देखेंगे और पासबुक में होने वाली ट्रांजैक्शंस को देखेंगे कि आखिर वो कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस हैं जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है कि हमारे बैलेंस में इफेक्ट आ रहा है। आप डायरेक्ट कंप्लेन नहीं करेंगे, हो सकता है आपकी गलती हो सकता है बैंक की भी गलती हो सकती है, हो सकता है वो किसकी गलती है। इसके लिए आप दोनों के बैलेंस को एनालाइज करेंगे और उसे कहीं तो लिखेंगे ना कि आपने एनालाइज करा, आपको पता चल गया कि किस किस ट्रांजैक्शंस की वजह से ऐसा इफेक्ट आ रहा है कि हमारा बैलेंस मैच नहीं हो रहा, मिसमैच हो रहा है। तो आप उसे कहीं नोट डाउन करेंगे, एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे, कहीं तो लिखेंगे ना। अब मेरे को एक बात बताइए कि जिस ट्रांजैक्शंस की वजह से ऐसा नहीं हो रहा, क्या उसे भी लिखना जरूरी है? जी नहीं, जिसकी वजह से इफेक्ट हो रहा है उसे केवल हम उस डॉक्यूमेंट में लिखेंगे। और इसी काम को ना, हमारा चैप्टर का नाम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब इसका मतलब कि आपका जो कैश बुक का जो बैलेंस आ रहा है वो पासबुक के बैलेंस से मैच नहीं हो रहा। अब इसी डिफरेंस को एनालाइज करके जब हम लोग एक स्टेटमेंट बनाएंगे, उसी स्टेटमेंट को हम लोग कहते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। चैप्टर का मतलब आ गया समझ कि हम लोग इसमें करने में क्या वाले हैं। हम लोग इसमें बेसिकली करेंगे क्या, हम लोग करेंगे कि हमारे कैश बुक का बैलेंस या फिर पासबुक का बैलेंस किन ट्रांजैक्शंस की वजह से मैच नहीं खा रहा। ये देखिए यहाँ पे 30,000 रुपये, यहाँ 20,000 रुपये, ऐसा किस वजह से हो रहा है, किन ट्रांजैक्शंस की वजह से। उन इफेक्ट को हम इसमें एनालाइज करेंगे, और उस एनालाइज करने के लिए हमें कैश बुक का हमें पता होना चाहिए कि कैश बुक में क्या क्या ट्रांजैक्शंस हुई हैं, और हमें पासबुक के बारे में पता होना चाहिए कि उसमें क्या क्या ट्रांजैक्शंस हुई हैं। हमें ये दोनों गिवन होंगे, हम उसे एनालाइज करके स्टेटमेंट बना देंगे, वो कहलाती है हमारी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब ये होता कैसा है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, इसका फॉर्मेट क्या है, इसको देखते हैं। ये देखिए, सबसे पहला आप जो बना रहे हैं डॉक्यूमेंट, उसका नाम लिखेंगे सबसे पहला बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब ये किस महीने की बन रही है, क्योंकि कैश बुक जो आप लोग हैं हर महीने बनाते हैं, तो ये किस महीने ऐसा हो रहा है मिसमैच, उस महीने की आप लोग यहाँ पे डेट डालेंगे और उस महीने का आप लोग एनालाइज कर रहे हैं तो यहाँ पे वो आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग अप्रैल मंथ के बना रहे हैं तो यहाँ पे अप्रैल की डेट आ जाएगी, अगर मई की बना रहे हैं तो मई, फिर जून, ऐसे मतलब डेट्स आ जाएगी। फिर इसका फॉर्मेट का लुक देखिए कैसा होता है। सबसे पहले एक पर्टिकुलर का कॉलम गिवन होता है, फिर एक प्लस का और फिर एक माइनस का। अगर आपका बैलेंस
मैच नहीं हो रहा, मिसमैच हो रहा है, तो हम लोग स्टेटमेंट बनाएंगे, वो स्टेटमेंट ऐसा दिखता है। अब इसका यूज़ कैसे होगा, इस स्टेटमेंट में हम लोग क्या क्या करेंगे, कौन से रूल्स को आखिर हम लोग इसमें फॉलो करना होगा, ये सारी हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे चीज़ें। आज की क्लास में हम लोगों ने इसका एक बेस क्लियर करा कि हम लोग इस चैप्टर में हम लोग करेंगे क्या, ये चैप्टर का मोटिव क्या है, हम लोगों ने ये समझा। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट क्लास में बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के, जिसमें हम लोग इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन सीखेंगे कि आखिर इसको कैसे सॉल्व करा जाता है। ठीक है, जब तक के लिए बाय बाय।